ज़रा हटके में खुशामदीद। इस हफ्ते हम आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम ला रहे हैं। नए साल की मुनासबत से आपको ऐसी शख्सियात से मिला रहे हैं जिनका आम तौर पर न्यूज़ मीडिया के टीवी चैनल्स पे आप उनके बारे में नहीं सुनते या देखते हैं। आज हम बात करेंगे कल्चर की, आर्ट की, समाजी तब्दीली की। जो शख्सियत हमें आज यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, नौजवान हैं। उन्होंने सिंध की सकाफ़त के हवाले से बड़ा काम किया है। शाह लतीफ़ के फॉलोअर हैं। तालिब इल्मी के ज़माने से उन्होंने एक बैंड बनाया, द स्केचेस, और शाह लतीफ़ का जो कलाम है उसको गाया, गिटार पे गाया, नए साज़ों के साथ गाया। इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे यहाँ जो कल्चरल कैपिटल इस मुल्क में कॉन्सनट्रेटेड है, बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, कि ये वहाँ पे नहीं है, एक निस्बतन छोटे शहर में है। लेकिन ये अपना काम करते गए, डिजिटल मीडिया के हवाले से अपना काम प्रमोट करते गए। उसके बाद इन्होंने एक मेला शुरू किया, लाहौती मेला के नाम से, जामशोरों में, हैदराबाद में। 10 साल हो गए हैं उसको और वो बढ़ता चला गया है। उसमें पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आते रहे हैं, यूरोप से, नेपाल से, इंडिया से, और इस मेले ने अपने आप को मनवाया है। और अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कल्चरल इदारे हैं, कल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट्स काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी इसकी तकलीद शुरू की है। और हमारे यहाँ नौजवानों को इंगेज करने के लिए हमने देखा है कि ये फेस्टिवल्स फैलते चले गए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सैफ समेजो की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है आज इस शो पर। मैं अगर आपसे शुरू इस तरह करना चाहूँ कि शाह लतीफ़ के हवाले से मैंने अक्सर कराची में लोगों से ये सुना है कि जब शाह लतीफ़ की छुट्टी होती है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जी क्यों कर रहे हैं छुट्टी, कौन पढ़ता है शाह लतीफ़ को, हमारा क्या ताल्लुक़ है शाह लतीफ़ के साथ। और आपने जिस अंदाज में उनकी पोइट्री को फैलाया है, गाया है, पूरी एक नस्ल है जो उससे कनेक्ट कर रही है, चाहे उसको सिंधी आती हो या नहीं आती हो। थोड़ा बताएंगे कि ये सफ़र, ये तजुर्बा कैसा रहा? सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं आप तीनों का दिल से फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम और ये बिल्कुल हटके ही है। और हटके इसलिए कि अभी भी हम जैसे बैठे हैं रैंडमली, सस्री कैम बैठे हुए हैं। शाह लतीफ़ पे हर बार जब मैं सोचता हूँ तो मेरे पास कुछ नए जवाब होते हैं। मुझे बहुत वो डाइवर्स फील होता है, और जिस तरह का मेरा मन या दिमाग चल रहा होता है मुझे वैसे ही उसके जवाब आते हैं। शाह लतीफ़ को जब हमने बचपन में पढ़ा, मैं कहूँगा अब तक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। शाह लतीफ़ को उस तरह से ना पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है। अव्वल तो ज़ाहिर है जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आखिर में आप अपने ही हिसाब से उसको परसीव करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास वो एक ही उसका एक शेर है शाह साईं का कि साईं सदाई करीमत संसुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। भाई यहीं से वो सिखाते हैं और इसे वो आगे नहीं बताते। अब के दौर में जब मैं छोटा था तब तो शाह लतीफ़ को मैंने किसी और तरह से परसीव किया। वो जो औलिया बुज़ुर्ग इस तरह से बताते थे तो हमने वैसे ही देखा, चप्पल उतार के जानी है, झुकना है, चूमना है, दिस इज़ हाउ। बट आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी उम्र में बड़ा हो रहा हूँ, हमारी सोच इवाल्व होती है। कभी हम वीक हैं, कभी हम मजबूत हैं अपने सोच में। तो शाह लतीफ़ की पोइट्री मुझे हर मोमेंट में आई परसीव इट, और वो मुझे स्ट्रेंथन करती है। अब जब भी हम फेस्टिवल में क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट पे बात करते हैं, तो मुझे शाह लतीफ़ की पोइट्री में से वो इंसान जो कि फितरत दोस्त है वो समझ आता है। क्योंकि वो शायरी सिर्फ़ गलियों की शायरी नहीं है। ज़्यादातर हम शायरों को देखते हैं तो गलियों की शायरी होती है, मार्केट की शायरी होती है, और उसका डिक्शन होता है मुख्तलिफ। यहाँ का जो शायरी का जो ख़याल है, जो तस्वर है, वो आपको वाकई एक फ़ितरत का दोस्त बनाता है, दरिया का दोस्त बनाता है। आप एहसास करते हो कि ये दरिया जो है ये आपको पाल रहा है। ये शायरी से एहसास हो रहा होता है। और ना सिर्फ दरिया, उसके गिर्द जो घास उग रही है वो भी आपको एहसास दिलाती है कि ये इसकी क्या अहमियत है। उसके साथ जो घना दरख्त खड़ा हुआ है उसकी क्या अहमियत है। आप जब सोहनी पढ़ते हैं तो उसमें आप जब द मोमेंट यू सी, जिस तरह से उस दरिया को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक मजबूत, एक इस्टेब्लिश्ड एक सिस्टम की तरह, जिसे सोहनी ने क्रॉस करके जाना है, तो उधर दरिया का ख्याल ही कुछ और है, एक पूरा निज़ाम है जिसे क्रॉस करना है। क्लाइमेट चेंज पे अक्सर जब हम बात कर रहे होते हैं तो अगर आप शाह लतीफ़ की आप बात करें, अक्सर हमारे जो शायर हैं, पोइट्स हैं, दे आर नेचर लवर्स, दे आर इन सम वेज पहले इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो फितरत के साथ मोहब्बत करते हैं। इसी तरह आपने शाह लतीफ़ के पैगाम में जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है,
आपकी जो 7 हीरोइंस हैं, आपने उस पर भी काफ़ी सारी बात की है और उसको भी आपने प्रमोट किया है लाहौती मेलों के हवाले से। नौजवानों में आप ह्यूजली पॉपुलर हैं और मैंने खुद देखा है हमारे जो फेस्टिवल्स में कि जो इनका करिश्मा है, जिस तरह से सिंध के नौजवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो जौक दर जौक आते हैं, आपको लगता है कि वो मैसेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हेरिटेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? I think here comes honesty too. You know, people will come to any concert. लोग तो किसी concert में जाएंगे, शुगल मिला, हाँ जाते हैं, लोग जाते हैं, but what is very important जो भी मुझे एहसास होता है कि अगर आप if you are very honest, अगर आप दिल से honest हैं, whatever you are doing, आप जो भी कर रहे हैं, तो वो नेचुरली परसीव हो रहा होता है। हम शायद ना समझ पाएँ कि अगला आपके मुतालिक एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, पर जो रिश्ता बना रहा होता है वो जो सिंसियरिटी है वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझ में आती है। बिल्कुल। अब जब हम अपने फेस्टिवल में कोई भी थीम उठा के रखते हैं, आप भी आए हैं, वो सब भी आते हैं, तो हम अपने फेस्टिवल में ये पूरा एक आखिर में एक असेसमेंट होती है क्या हुआ। हमें ये लगता है कि 200-400 नए नौजवान हमें मिल जाते हैं, ना तो हज़ारों, क्योंकि आप हज़ारों तक बात कर भी नहीं सकते ना, चंद ही चाहिए होते हैं लोग जो आपको समझ रहे होते हैं। तो उनमें से वो हमें लोग मिल रहे होते हैं जो इस बात को एडमायर करते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग। और देन वी रियलाइज़ कि हम भी जब छोटे थे तो हम कोई 20 भी नहीं होते थे जो कि कभी मोटन शाह को, आपदा परवीन को सुनने जाते थे या सचल की दरगाह, थोड़े लोग तो जाया करते थे। सो वो जो एक ट्रेडिशन है वो नहीं टूटी है, वो उसी तरह से आपसे जुड़ते हैं। और इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसी ऑनेस्टी से वो जुड़ते हैं। और हेरिटेज पे बात करने के लिए, फितरत के से बात करने के लिए, आपको बात करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही चाहिए जो कि उस चीज़ को समझें। बाकी लोग जी रहे होते हैं उसको, हम उसको जी रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हजूम नहीं, आपको हजूम की ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर आप जंगल को बचाने के लिए 10,000 लोग लेके गए, वो तो सारे हर्ब्स प्लांट्स तो वहीं अपने पेड़ों में बर्बाद कर देंगे। अच्छा, सैफ की एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल रहें, कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, ये खुलकर बोलते हैं समाजी मसलों पे, सियासी मसलों पे, और फिर ज़ाहिर है कि तनाज़ात का भी शिकार रहते हैं। एक इनका जो माजी में आपसे जब गपशप हो रही थी, इनका ये कहना होता है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो नेशनल कल्चर है, मैं इनसे बात कर रहा था, जैसे कोक स्टूडियो, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हुए, समझा ये जाता है कि उन्होंने हमारे यहाँ फोक म्यूज़िक को रिवाइव किया, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल म्यूज़िक को रिवाइव किया, नए अंदाज से किया। लेकिन उसका एक क्रिटिसिज्म ये भी सामने आया कि जी के उसमें अपीयरेंस पे ज़्यादा तवज्जो है, सब्सटेंस पे नहीं है। आपका फोकस रहा है कि आप फ़नकारों को ढूंढते हैं, वो साजिंदे जो नापैद हो चुके हैं उनको रिवाइव करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये सफ़र आपका कैसा है और आपको क्या रिस्पांस मिला है इस पर? रिस्पांस मैं इतना कहूँगा, अगर मैं अपने इस लाहौती के 10 साल सफ़र का एक रिव्यू करूं, तो आज जितने भी शोज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, वो सरकार करे, वो आर्ट काउंसिल करे या कोई प्राइवेट कॉरपोरेट करे, उनको अभी ये भगत, ये माई ढाइयाँ, ये शाह लतीफ़ के फ़नकार ये चाहिए अपने प्रोग्राम में। आई हैव नोटिस्ड इट। वो उनको बुलाते हैं, भले वो उनसे इवन शुरू कराने के लिए बुलाएं, लेकिन बुलाते हैं। और दूसरा आपके ये बड़े टीवी शोज़ भी बुलाते हैं। सो इन अ वे ये अटेंशन तो उस तरफ गई है। अब ज़ाहिर है आपके आर्टिस्ट ने भी सीखना है, उसने भी इवॉल्व होना है, उसको भी समझ आनी है। अब यहाँ तक है कि गांव-गांव में स्टूडियोज़ भी हैं, क्योंकि जब हम उनको रिकॉर्ड करते थे तो वो हमारे पास आते थे, जामशोर वाला के दूर नहीं है। पर अब काफ़ी सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि हमने स्टूडियो यहाँ बना दिया है, आप हमें वो एक ट्रैक भेजें तो हम क्लिक पे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले हमें याद है कि हम 3-4 साल तक उनको उस मेट्रोनोम पे रिकॉर्ड करना करते थे, होता ही नहीं था क्योंकि वो कर ही नहीं पाते थे, फिर आज़ाद करना पड़ता था। तो आई फील कि ये एक सेंस, ये एक एक्सपोजर, एंड मोर देन दिस के इन कपड़ों से, उन फैंसी चीज़ों से हट के, ये तो ज़ाहिर पार्ट ऑफ देयर लाइफ है ना, ये तो उनका ज़िंदगी का हिस्सा है। आवर इंटरेस्ट शुड बी व्हाट दे सिंग, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि द मोमेंट दे शेयर स्टेज लाइक लाहौती, हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टेज किसी भी इंटरनेशनल फेस्टिवल के मयार से कम ना हो, इन टर्म्स ऑफ साउंड्स भी, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस भी। तो जब आपका लोकल आर्टिस्ट उस स्टेज पे बैठ रहा होता है, उससे पहले एक फ्रेंच डीजे, अमेरिकन डीजे या एक इंडियन आर्टिस्ट परफॉर्म करती है, वो जब आपका आर्टिस्ट जाता है उससे पहले या बाद में, एक तो बराबरी वाली फील आती है, दे फील लाइक दे आर प्लेइंग ऑन द सेम साउंड। और वो खुद काफ़ी सारे आर्टिस्ट बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं और कहते हैं कि ये क्योंकि उनको एनवायरनमेंट, साउंड और रिस्पेक्ट ऐसी मिल रही थी,
उनका दिल कर रहा था कि वो परफॉर्म करें। आर्टिस्ट का भी तो यही होता है ना यार, अगर सामने बंदा यूं बैठा हुआ है डेड, तो कौन परफॉर्म अच्छा, करेगा? पिछले 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो इस फील्ड में आ रहा है, और असल मसला होता है कि या तो आप इंसान का इत्मीनान तोड़ देते हैं या उसका इत्मीनान बिल्ड करते हैं, क्रश कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं। कहा जाता है कि जो बावर्ची और गवैया होता है ट्रेडिशनली, वो अपनी रेसिपीज़ अपने सीने में लेके मर जाता है, लेकिन यहाँ जो है आप एक अजीब व गरीब शख्सियत बैठे हैं कि अपना पैसा लगा के गवैये ढूंढ रहे हैं, मादूम साज ढूंढ रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो 10 साल पहले तक, बल्कि मैं अब भी जब इंटीरियर में बतौर ख़ास जाता हूँ तो सुनता हूँ कि जी अब वो आर्टिस्ट मादूम हो चुके हैं और हमें चूँकि इससे कोई रोज़ी रोटी का सिलसिला नहीं है तो हम दूसरे पेशे कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किराने की दुकान खोली, वो मतलब बात ही नहीं करना चाहते। तो ये जो रेवोल्यूशन है, आप खुशकिस्मत हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको फूटता हुआ देख रहे हैं। लोग जो है करके मर जाते हैं, अगली नस्लें देखती हैं। हाउ यू फील कि इतनी जल्दी से वो उस ज़मीन में से वो फसल आप उगती हुई देख रहे हैं? वो सर हम यूनिवर्सिटी में थे, वो दौर था तालिबान का, और उसमें हम आ रहे थे अब खैरपुर मीरत से, वही सचल सरमस्त, यहाँ वही हम आ गए हैदराबाद, ननियाल का घर था तो वो शालाती बेटाई की दरगाह, तो मेरे मामू ये जाया करते थे, मुझे लेके जाते थे। तो वो एक दौर था जहाँ पे पता भी नहीं चला, हम बच्चे स्कूल से आते थे तो हमारे घर के साथ ही मंदिर होता था, बिल्कुल वॉल के साथ ही। तो अम्मी अक्सर जाती थी कहीं तो वो मंदिर में हम रहते थे, इंतज़ार करते थे, सो भी जाते थे, तो घंटियाँ सुनते थे। तो हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ इस चीज़ का। वाई एम कोटिंग दिस एग्जाम्पल ओवर दिस, कि वो बचपन से सिंधु से प्यार, आर्ट से प्यार, कला से प्यार, वो घर से भी और उस घर के नेबरहुड से भी मिल रही थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो ये एहसास तब हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मसला था। गांव में मसला नहीं था, शहर में मसला था। ये सारा जो मसला अब गांव तक आ गए हैं, अब तो गांव तक, क्योंकि गांव भी तो अब इंस्पिरेशन ले रहा है ना शहरों के टीवी चैनल, सोशल मीडिया, तो अब तो गाँव में भी बहुत बुरा हाल है। बट जब शहरों में आए तो ये ज़्यादा था, तो मैं उसमें एक्टिव हुआ। एक्चुअली नारे पॉलिटिकल लगते थे रियासत के ख़िलाफ़, हम वहाँ पे ही वॉक कर रहे होते थे, तो मुझे एहसास महरूमी तो बिल्कुल महसूस हुई। मुझे ये जो मेरा म्यूज़िक का सफ़र है, इसके पीछे बीज एहसास महरूमी का है। अब मैं उसको ऑन नहीं करता, अब आई एन्जॉय इट, अब आई सेलिब्रेट इट, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा ऐसा, यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग एन एक्टिविज़म टू फॉर द म्यूज़िक दैट यू लव, और उसके अंदर वही पोइट्री जो कि उस तालिबानाइजेशन म्यूज़िक मैसेज के अगेंस्ट जो कि नैरेटिव मौजूद है आपके समाज में, वो बुल्ले शाह के पास भी है, जो हम सुन रहे हैं, सचल के पास भी है। सो आई थिंक मैं बड़ा एक्टिव था, बड़ा चार्ज था, जवानी में ये चीज़ें हो रही थी। सो इन अ वे आई फील गुड। मैं भी ये समझता हूँ कि जितना सरफेस नज़र आ रहा है, डीपर कितना जाएगा दैट वी सी अहेड, पर जितना सरफेस नज़र आ रहा है, I also feel कि in my right age that happened, कि we get into this, हमने अपने म्यूज़िक के साथ साथ we chose कि उन म्यूजिशंस को हम आगे लेके आएँ या अपने साथ प्ले करें, अपने तौर पे नहीं आ सकते। हाँ, और जिनको हम पसंद करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर हैं। अब नौजवान, अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको इफ़ यू से मैं बहुत सच बता दूँ कि उस दौर में हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे, जितने भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट आते थे, वो मुझे आज लगता है कि वो खुद भी मैनिपुलेटेड थे। मतलब वो जो गा रहे होते थे उसके अंदर कुछ गहराई होती नहीं थी, सोल नहीं थी। हाँ, और दूसरा वो एक स्टेट का बनाया हुआ एक बोगस, वो समझते थे जो एंटरटेनर हैं ये मुर्गियां हैं, इनको दाना डालना है, वो ये नहीं समझते थे कि नो ये भी बीइंग्स हैं। तो वो वही तरह की बात बार बार, वही तराने, वही चीज़ें करके वो एक दिमाग एक ब्रीड करके चले जाते थे जिस तरह के खुद थे। अब ये पूरा चैलेंज करना था कि नहीं, जो आर्टिस्ट आएगा, मांझी फ़कीर तो स्टार्ट करता है, वो तो किसी और रंग में स्टार्ट करता है, जब वो शुरू करता है तो हम तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब शफ़ी फ़कीर गाता है, गुलाम फरीद का जब वो शेर पढ़ता है कि एनू यार आया एनू बांग आई, ये तो कमाल के दो ऑप्शन दे रहा है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, जाऊँ कहाँ, ये तो वो बात ही नहीं हो रही उस तरफ, वो तो आके यू नो। लेकिन ये फ़र्क है ना सैफ भाई कि वो सकाफत, वो सिंगिंग या कल्चर जिसकी एक ताल्लुक है धरती के साथ, और ये जो जिनकी आप पहले बात कर रहे थे ना फनकारों की, ये तो वो वाला कल्चर है ना जो हमने एक तस्वीर बनाकर दीवार पर लगा दी है, लेकिन उसका कोई आपके साथ
एक लिंक ही नहीं जो स्टेट को सूट भी जो करती है। स्टेट को सूट करती है, डिस्प्ले वाला कल्चर है ना। पर यही आर्टिस्ट जिनसे प्रिटेंड करते थे इंस्पायर, जिनके कमरों में अपने फोटो लगाते थे, जब टीवी पे इंटरव्यू देते थे वो तो अल्टर ब्रिज का नाम लेते थे, वो तो बीटल्स का नाम लेते थे, वो तो मेटालिका का नाम लेते थे। जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आप जो बता रहे हो वो निर्वाणा है, वो ये वाले आर्टिस्ट हैं, और आप जो गा रहे हो वो एक पपेट शो है। सो दैट समथिंग कि आपको ट्रिगर करता है, ऑथेंटिक नहीं है ना। हाँ, मुझे ये हमेशा अभी भी आती है। अब मैं इसे सच बोल भी देता हूँ, फिर हमारे झगड़े हो जाते हैं, आई डोंट माइंड इट। मैं ये कहता हूँ कि यार अब झूठ मत बोलो, यू नो, हो सकता है मैं भी जिंदगी में कहीं झूठ बोल रहा हूँ, जहाँ एहसास हो बोल रहे हैं, मान लो। अब ये समाज वो नहीं है जिसको ऐसे यू नो एक हकाला जा सकता है। हाँ, अब समाज डिफरेंट है। हम अपने फेस्टिवल में जब ऑडियंस को बुलाते हैं, सोच सोच के तो सेशन रखते हैं कि यार अगर कोई ड्रामेबाजी वाला सेशन आएगा, इट विल नॉट बी रिसीव्ड, इट्स नॉट एनी मेन स्ट्रीम बिग सिटी। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो तो हमसे ऐसे सख्त सवाल करते हैं, और अगर हम कोई पोज मार के खड़े होते हैं तो हमसे भी पूछ लेते हैं कि सर दिस डजंट सूट यू, यू नो, दिस हैपेंस टू अस। वो जो कहते हैं ना कि अगर न्यूटन के सर पे सेब ना गिरता, मतलब मेरे सर पे गिरता तो ऑब्वियसली मैं उसे धो के खा जाता, लेकिन चूंकि वो न्यूटन के सर पे गिरा था तो वो आप शुक्र है सही सर पे गिरा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर चीज के इग्नाइट होती है कहीं ना कहीं से। मैं आपके एक इंटरव्यू में एक वाकया पढ़ रहा था कि 2011 की बात है, ईद मिलादुन नबी का दिन था। आप एक अमेरिकन म्यूजिशियन था, जॉनो मॉन्सुनो, जॉनो मैनसन, ही वाज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर इन हॉलीवुड। तो उसके साथ आप जा रहे थे उमरकोट की तरफ, शायद मिट्टी जा रहे थे। तो बीच में आपने देखा कि 300-400 बंदे जो हैं लठ बरदार और गणेश ने लिए हुए, और वो अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हाँ, और फिर आप वापस आ गए दोनों। हाँ। अच्छा, वो खैर आप वाकई सुनाइएगा। तो वो लगता है कि उसके बाद फिर आपके जहन में आया कि यार ये जो क्या म्यूजिक को मुतबादिल बयानिया नहीं बनाया जा सकता, काउंटर नैरेटिव नहीं, ऐसा ही था। ऐसे ही था सर, यही इग्निशन था। हाँ सर, ऐसे था कि ये एक म्यूजिशियन था जिसने वार्नर ब्रॉस के लिए बड़ा काम किया है, पर एक इनकी फिल्म थी पोस्टमैन। उस पोस्टमैन में इन्होंने एक्टिंग भी की है, और उस पोस्टमैन फिल्म का म्यूजिक इन्होंने किया है। उसमें इनका गाना है ऑलमोस्ट होम, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाना। और वो पोस्टमैन है, दुनिया वॉर के बाद तबाह चुकी है, अब एक पोस्टमैन है खत लिख के लोगों को जोड़ रहा है, कहीं सच्चे खत, कहीं झूठे खत। कोई सालों से कोई बूढ़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही है तो खत पहुंचा देता है ताकि उसको दिलासा। तो मैंने उस तक उसको ईमेल लिखा उस दौर में विदाउट एक्सपेक्टेशन। उसने मुझे जवाब दे दिया। हम अपने उसी जहाँ पे जिस आश्रम की छत पे लाउती सेशंस किया करते थे वहीं से उसने जवाब दिया, दोस्ती हो गई। हमने एक शालती भिटाई का सुर था खाहुड़ी, उसमें हमने कोलैबोरेशन किया साथ में, वो भी एग्री हुआ, उसने हमारा म्यूजिक सुना। तो उसको मैंने बुलाया यहाँ पे, यार तुम आ जाओ। अब उसने पाकिस्तान सुन के जरा उसने कहा लेट्स गो। अच्छा, उससे पहले मेरा भी तजुर्बा ऐसा नहीं था कि ऐसे रोड पे कुछ हो सकता है। तो वो आ गया पाकिस्तान, हमारे पास रहा। हमें ये भी नहीं पता था कि कोई आर्टिस्ट आया है तो हमें इन्फॉर्म करना है किसी को। तो क्योंकि क्या करना पड़ता है? नहीं, अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊं, ये अभी कल्चर है, मैं आपको इस पे बी वेरी ऑनेस्ट। हम देखा करते थे कि पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये आर्टिस्ट आया करते थे, और हमने कभी किसी से नहीं सुना कि परमिशन रिक्वायरमेंट है। ये पहली बार हमने, क्योंकि हमें भी पता था नहीं है। तो हम चले गए मिठी में हम गए। तो ये सारा पहले तो हमने देखा, तो मैंने उसे समझाया भाई जस्ट डोंट वरी, कोई फिल्म आई है और उस पर ये प्रोटेस्ट होगा। उसकी बीवी, उसकी बेटी उसे मैसेजेस कर रहे थे, या उसके म्यूजिशियन दोस्त कर रहे थे, भाई बी केयरफुल, यहाँ पे तो लोग अच्छा, फिर हमने उसको बहुत समझाया। हम मिट्टी के गेस्ट हाउस में गए, तो वहाँ पे 3-4 लोग आ गए किसी इदारे से। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है, यहाँ क्यों आया है? फॉरेनर। हाँ, पासपोर्ट हमें चाहिए इसका, आप अपने शनाख्ती कार्ड लो। गाड़ी वाड़ी हमारी अपने कंट्रोल में कर ली। तो उस पे मैं भी डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेहमान है कुछ। हाँ, अच्छा, मुझे तो ट्रेनिंग नहीं थी इनसे बात कैसे करनी है। मैं तो उनसे लड़ पड़ा। शाबाश। मैं लड़ पड़ा, गाड़ी की कंट्रोल वापस लिया। मैंने कहा हम कुछ आपको नहीं देंगे। हमने उसको गाड़ी में बिठाया, हम वापस आ गए घर। और मैंने उसे कहा अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इफ़ यू वांट टू गो गो, इफ़ यू स्टे विल फाइट। हम म्यूजिक भी करेंगे, हम इन्हीं इंडिजिनस आर्टिस्टों को बुलाएंगे, यही फाइट है हमारी, वी विल डू इट, करेंगे। और उसने कहा नहीं, यू टेक डिसीजन। अब फिर मैंने कहा यार मरवाना, फिर मैंने कहा सर अब सिट हियर,
हमने उस रात 2-4 गाने रिकॉर्ड किए और इसको हमने वापस भेज दिया और फिर हमने उनके गानों पे यहाँ पे बैठ के, पर उस दौरान उस सफ़र में जिस गांव में गए इसको बहुत से गिफ्ट्स मिले। किसी ने रिली दी, किसी ने बोर्ड इंटू दिया, किसी को पता चला कोई अंग्रेज़ आया है तो अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आ गया। वो रात हमने मिठी जाने से पहले गाँव में गुजारी थी, केटी मीर मोहम्मद में। तो वहाँ पे बहुत सारे, हालांकि मस्जिद के पेश इमाम भी आए अपना तोहफा लेके उसके पास, क्योंकि हमारे जो सिंधी मौलवी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, यू नो, तो वो भी आए तोहफे लेके आए उसके लिए, कि उन्होंने तोहफे दिए, कोई लकड़ी का बना हुआ, कोई ऐसे था पानी पीने का, तो ऐसे उसको गिफ्ट्स मिले। तो हमने कहा द वे वी एक्सपेक्टेड, दिस इज हाउ वर्ल्ड इज, पर नेक्स्ट डे बस हॉरिबल। कारूंझर जो हमारे पहाड़ हैं नगर पार्कर में, उस पे माइनिंग के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है कि ये सिंध गवर्नमेंट उस पहाड़ को काटने की कोशिश कर रही है, तबाह करने की कोशिश कर रही है। आप उस पर काफ़ी वोकल रहे हैं, जो एनवायरमेंटल कॉज है आपका, लेकिन वहाँ पे आप एक आश्रम भी बना रहे हैं। हाँ, ज़रा इसके बारे में बताएं, ये क्या आइडिया है? उसका पर्पज़ ये था कि हम कारूंझर के दोस्त बने। हमें यहाँ पे पहाड़ों को बस पहाड़ की तरह देखा जाता है। अब गए वहाँ पे, आपने अपना गार्बेज ड्रेन फेंका और पहाड़ फोटो की। वी वांटेड कि हम चंद दोस्त, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ आर्टिस्ट, कुछ क्लाइंबर्स, कुछ साइकिलिस्ट, वो लोग जो कि समाज को बड़ी तरीके से समझते हैं, वो लोग जाके इस कारूंझर के दोस्त बने, इस पहाड़ के दोस्त बने। अब ज़ाहिर इतने पहाड़ कट चुके हैं, उस स्टेज में जब हमें भी अवेयरनेस नहीं थी, हमने भी आवाज़ ठीक से नहीं उठाया उसके लिए, तो हमने कारूंझर के पेट में ही एक मेरी ज़मीन है, लैंड है, और वो बिल्कुल आइसोलेटेड है और बिल्कुल साथ है। तो हमने वहाँ पे एक रेजिडेंस क्रिएट की, कम्यून आश्रम, जहाँ पे ये लोग जाके आएँ, रहें, वो पहाड़ के बिल्कुल सामने रहें, और वो पहाड़ के रात के जब समय आता है तो उसके अंदर की जो आवाज़ें होती हैं जो जानवरों की, वो सुने। सुबह को जब वहाँ से थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ आती है, हंड्रेड्स ऑफ पीकॉक्स आते हैं, छोटी सी नहर बहती है, जब वो रहेंगे तो समझेंगे कि ये क्या काटने की साजिश हो रही है। ये सिर्फ वो पहाड़ नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं कि इस कारूंझर के अंदर तीर्थ है, हिंदू मत के, जैनिज्म के, सनातन धर्म के तीर्थ है। मैं तीर्थ माना एक जगह है जहाँ पे उन्होंने, उनके अवतारों ने इबादतें की हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक कहते हैं कि ये शाह लतीफ़ का तकिया है, ठीक है, मिसाल है, वो पवित्र जगह है। अब अगर आप सऊदी अरब का मिसाल ले लें, हमारे प्रॉफिट ने भी वहाँ पे एक गार में इबादत की है, उसको कितना पवित्र माना जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि उसको उस पहाड़ को काटें? तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान तो सबके लिए ओपन है, सबका वतन है, सब रह सकते हैं, कारूंझर एक कॉमन पहाड़ नहीं है। पहले तो अगर मजहबी तरह से देखें कि हंड्रेड्स ऑफ तीर्थ हैं वहाँ पे सब मज़हबों के, जैनिज़्म के, हिंदुज़म के, सनातन धर्मों के वहाँ पे पवित्र जगह है। अच्छा, उसके बाद उसका एक इकोलॉजिकल पूरा एक रियलिटी है। वो कोई भी, हर पहाड़ की अपनी इकोलॉजी होती है, पर इसकी बायोडाइवर्सिटी कमाल है। यहाँ वहाँ पे कहावत है, कोई 1.5 लाख कीमत के सोने जितना ये रोज़ आमदनी क्रिएट करता है। अब वहाँ पे हज़ारों जानवर हैं जिनको चराने वाले को कोई चिंता नहीं है, वो छोड़ देता है, वो पहाड़ में खा के आ जाते हैं। अब उसकी ज़िंदगी, एग्रीकल्चर के बाद लाइफ स्टॉक आपका दूसरा इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा जो जरिया है, सोर्स है। तो एक इलाका पूरा खुद ब खुद पल रहा है, और आपके इस रीजन में दूसरे रीजन से सबसे ज़्यादा बरसात होती है, बिकॉज वहाँ पे एक पूरी इकोलॉजी है, ठीक है। अब आप उसको काटने का प्लान कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। मैंने इनके सुने वजीर के बयान भी, दूसरों को भी, उनके पास बस एक है, आपको पता है वहाँ पे $1 ट्रिलियन का माल है। अब दिस इज व्हाट दिस है, भाई चलो बताओ कितना ट्रिलियन, ये नहीं है पता, नहीं, बस ट्रिलियन और डॉलर्स, क्योंकि उन्होंने सुना है बहुत बड़ी करेंसी है। तो दिस इज व्हाट दे गिव एग्जांपल। और बेसिकली ग्रेनाइट जो है ये उसकी माइनिंग के हवाले से। ये जो $1 ट्रिलियन वाली लाइन है, ये मैंने कोई 10 जगहों के बारे में सुनी है। अब हर इनकॉम्पिटेंट आदमी ये बोल रहा होता है $1 ट्रिलियन। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं उस आश्रम के जरिए कि वहाँ आप जाके रहें, वहाँ की नेचर को ऑब्जर्व करें, उससे अपना अंदर भरें और कुछ क्रिएट करें, कुछ क्रिएट करें वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ, थिएटर आर्टिस्ट के साथ, और यहाँ के दोस्त भी जो कि अवेयर हैं, वो उस कारूंझर के साथ सिर्फ एज ए टूरिज्म नहीं, वो भी उसकी आवाज़ उठाएं उसका दोस्त बन के। क्योंकि अक्सर लोग जाके टूरिस्ट होके आते हैं, पर उनमें से चंद ऐसे ज़रूर होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ
कि इस तरह के स्पेसेस से बात हो सकती है। जैसे लाहौती के स्टेज से बात तो हुई ना, हमने बात की। जो जाम शोरों में आपका आश्रम है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, वो क्या कर रही है? सर पहले ये था कि हमने जो हमारा पुराना स्पेस था, हमने उसको चेंज करके उसके साथ एक और स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पे विंटर लोड्स किया करते थे। तो उसको पूरा हुए कि साल 1.5 साल हुआ है, पर पूरा होने के बाद अभी तक हमने उसको रिज्यूम नहीं किया है। अभी हमने छोटे छोटे इवेंट्स के लिए खोला है, सेशंस कर रहे हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, पर जिस तरह से हम पहले प्रॉपर क्लासेस किया करते थे अब तक हमने उसको स्टार्ट नहीं किए। इस जनवरी में वी आर एमिंग कि हम प्रॉपरली इसको ओपन करेंगे फॉर क्लासेस, कोर्सेज वगैरह। क्लासेस, कोर्सेज पहले भी होते थे, फिर बीच में रुक गए। हाँ, क्योंकि जब हमने चेंज किया वो स्पेस तो हमने रोक दिया उसको। अच्छा, एक सवाल है जो मैंने पहले जिक्र किया कि चूंकि आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप जो भी दिल में फील करते हैं एज एन आर्टिस्ट आप बोल देते हैं। शाह लतीफ़ का जो पैगाम है, जिस पे हम रवायती तौर पे ये सुनते आए हैं कि ये अमन नाश्ती का प्रोग्राम है, इंक्लूसिव है, ये धरती जो है हर उस शख्स की है जो यहाँ पे आके रहता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ लिसानी मसले आ जाते हैं या वो फॉल्ट लाइन को ही लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें फिर कभी कभी ये तासुर मिलता है कि जो लोग खुद को शाह लतीफ़ का फॉलोअर भी कहते हैं कि वो एक नैरो माइंडसेट में जाते हैं। मतलब सिंध का कल्चर सेलिब्रेट करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ सिंध में मौजूद जो दीगर लोग हैं या दीगर ज़बानों वाले हैं उनको हम एक्सक्लूड करें। आपकी इस पे क्या ऑब्जर्वेशन? मैं इस पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ जो लोग ज़ाहिर है जब हम कहते हैं कुछ लोग, तो उनमें से कुछ लोग वो होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी के, हम उन्हीं की मिसाल दे देते हैं। मैं समझता हूँ तो एक तो हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा होता है कि सूफ़ी क्या है। मेरे लिए सूफ़ी सिर्फ सीधी चिटी बात बागी है, जो कि एक बने बनाए इस्टेब्लिश थॉट की बगावत करे। सूफ़ी ये नहीं है, ये झुके नहीं है, मेखाना नहीं है, उनमें भी होंगे। ठीक है। अब अगर मैं प्रोक्लेम करूं मैं मुकम्मल सूफी हूं तो आई एम डायरेक्शनलेस, मुझे नहीं है पता। ये तो झलक सकता है ना, जैसे म्यूजिक के अंदर कोई सच्चा सुर लग जाता है। हाँ। जरूरी थोड़ी मैं कोशिश करूं उसको ढूंढने की, मुझे नहीं मिलेगा। तो ये सिफत आ सकती है किसी के भी अंदर, इस ख्याल के अंदर। अब कमिंग बैक टू दिस, एक सूफी ने कह दिया कि सिंध का एक समाज है। अब सिंध में तो इसी सिंध के अंदर वो सिंधी बोलने वाले हों, वो मारवाड़ी हो, वो ढाट हो, वो सराइकी हो, वो पंजाबी हो, वो पश्तून हो, बंगाली हो, वो तो हज़ारों सालों से आबाद है। आजकल की तो बात नहीं है। चले जाए आप बदीन और इस खितों में, वहाँ पे पता नहीं कितने गांव के नाम तो चक से शुरू होते हैं, वो तो गांव भी नहीं है। सिंध के अंदर क्या सराइकी नहीं बोली जाती? बिल्कुल, आपकी कौमी ज़बान रही है एक दौर में, आज उर्दू बोली जाती है। तो ये तो डाइवर्सिटी तो है ना। हम बात कर रहे होते हैं कि जब आप एक एलियन को लेके आ जाते हो, जब आप कहते हो ये एलियन है, तो उधर अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुल्क बन चुका है, नए कानून है, अब ये वो जान नहीं है कि आप कच्छ चले गए, गुजरात चले गए, यू आर कीप मूविंग। अब बॉर्डर बन गए और उन्होंने कानून बना दिए। अब तो मैं ज़िंदगी में अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो चाहूँगा मेरे पास कोई आइडेंटिटी, कोई शनाख्ती ना, आई शुड बी फ्री। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे आपको एक शनाख्ती कार्ड चाहिए, एक भाषा उठानी है आपको, तो उस पे मैं सोचता हूँ तो फिर ठीक है, इफ आई हैव टू टेक एनी आइडेंटिटी, मुझे सिंधी फिर सबसे शानदार लगती है अपने लिमिटेशन में, जैसे किसी पंजाबी को लगती होगी। ठीक है। अब कमिंग बैक टू द सूफी थिंग, ये हमारा हक बनता है, और दूसरा शहर में बैठे हुए लोग को ये फैसला करने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डिसीजन कि अगर एक कम्युनिटी जो सिंध से नहीं है, बाहर से सेटल होके आई है और ऑल टर्न्स आई है, किसी क्राइसिस में आई है, किसी क्योस के तहत आई है, वो कितना अलाइन हो सकती है वहाँ के बैठे हुए समय के साथ, खासके अली के साथ, मला के साथ। उनसे हमें समझना चाहिए ना, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, और उन कम्युनिटीज़ को आगे रख के पॉलिसी बनाने नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी बाहर की ये कम्युनिटीज़ आबाद करते हैं, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, क्योंकि आप हम पॉलिटिकली भी उठते बैठते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको एज अ फार्मिंग यूज़ करते हैं। अगर कोई बाहर की कम्युनिटी यहाँ पे 7,000 आबाद है तो कहेंगे चला 3,000 इस इलाके में आबाद करो। ये एक सस्ती लेबर है, ये थ्रेटेंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। और मतलब वो जो रियासती अगर कोई इंजीनियरिंग की एलिगेशन है तो वो उससे टेंशन बढ़ती है, लेकिन जो भी यहाँ पे रहता है, पैदा होता है, वो तो धरती का हिस्सा हो गया ना, और उसको कबूल करना होगा कि उसके भी वही राइट्स हैं, वही इंसानी हुकूक हैं। देखिए, आप ना कबूल कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं, एक सोशल नैरेटिव है। ऐसे होता है
वो चीज़ खुद ब खुद इवॉल्व हो जाती है। ऑर्गेनिकली अब हम बैठ गए आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, ये खुद ब खुद एक बन गया ना। ये जो होता है, अगर कोई बंगाल से है, अफगानिस्तान से है, वो इंडिया से, वो कहीं से भी है, मसनूई तौर पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली उन्हें इंटीग्रेट करने देंगे, लंबा सफर है लेकिन इवेंचुअली हो जाता है। पर ये जो आवाज उठाई जा रही है ये पॉलिटिकल है, जो समाज से रिएक्शन आ रहा है वो नेचुरल है। अब इस रिएक्शन पे एक खुल के बात होनी चाहिए। मुझे ये पता है कि जब ये कह रहे होते हैं कि भाई सिंध के लोग तो सूफी हैं, भाई सूफी को अपना दरवाजा घर का बंद करना भी आता है, ताला लगाना भी आता है और बाहर निकलना भी आता है। सूफी का ये कतन मतलब नहीं है कि हाँ भाई अब डू व्हाट एवर यू डू, मैं तो सूफी हूँ। नहीं, सूफी को भी समझने की जरूरत है कि हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि सूफी जो है वो कभी भी नफरत का दर्स नहीं देगा। वो किसी दूसरे इंसान से ज़बान की बुनियाद पे नफरत नहीं सिखाएगा कि ये जो है क्योंकि इसकी शनाख्त जो है मेरे से मुख्तलिफ है तो मैं इसके साथ रिसोर्सेज शेयर नहीं करूँगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि इस पे इख्तलाफ हो, लेकिन हमारा प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त भी थोड़ा सा पूरा हो रहा है। एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, आपके सूफियों की लिस्ट में बॉब मार्ले भी शामिल है? बिल्कुल है, बिल्कुल। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा अगर वो जो कहते हैं ना, सही अपने फन का मुजाहरा करें ताकि लोगों को पता तो चले। ये एक सिंधी गाना है, और जब फ्लड आया था तो उस वक्त हम बहुत सारे गाँव में गए थे, तो वहाँ पे मैं कुछ शायरियाँ और इस तरह की चीज़ें मिली थी। तो एक शायर थे अयूब खोसो, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये एक दोस्त ने रिसेंटली उसकी शायरी भेजी, उस वक्त हमने और शायरियाँ उसकी की थी कंपोज, पर ये अभी एक शायरी हमें मिली जो कि बड़ी मज़ेदार है सिंधी में, और जिसका ये है कि अंधेरा होने वाला है, कुछ दीप जला के फिर चलते हैं, कुछ दिए जला के फिर चलते हैं, और थोड़ा तरस जाते हैं, वो भले देख भी ले हमें, थोड़ा मुस्कुरा भी ले, फिर आराम से चलते हैं। तो इट्स अ सिंपल सॉन्ग, ठीक है। सांझ थिया दीप बारे हुए हलों, सांझ थिया दीप बारे हुए हलों, तरस थोरो हुआ निहारे हुए हलों, हुए हलों, तरस थोरो तरस थोरो तरस थोरो तरस थोरो तरस थोरो हुए हलों, हुए हलों। तरस थोरो हुआ भली मुर्की वठे मुर्की वठे, तरस थोरो तरस थोरो तरस थोरो तरस थोरो हुआ भली नेण नेणन में उतारे हुए हलों, नेण नेणन में उतारे हुए हलों, तरस थोरो हुआ निहारे हुए हलों, हुए हलों। सांझ थिया दीप बारे हुए हलों, सांझ थिया दीप बारे हुए हलों। It's like country music.
It is.